प्रस्तुत करता पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। प्रायोजक SBI, सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल एवं शैम्पू, अब बालों का टूटना मना है। और स्टेरिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन क्वालिटी मेडिसिन। स्टेरिस, क्वालिटी दैट यू कैन ट्रस्ट। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया डॉक्टरों से ड्यूटी पर लौटने का अनुरोध। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बनाई जाएगी कमेटी। कोलकाता रेप केस मामले में स्मृति ईरानी का बड़ा हमला। कहा पुलिस ने परिवार को गलत जानकारी दी, किसके कहने पर गलत जानकारी दी गई। गुरुग्राम के सभी मॉल को बम से उड़ाने की धमकी। एम्बियंस मॉल में फायर ब्रिगेड बम स्क्वाड की टीम मौजूद। चप्पे चप्पे पर तलाशी जारी। थम नहीं रहा हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हंगामा। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा सेबी प्रमुख को देना चाहिए इस्तीफा। फ्रांस में एयर शो के दौरान हुआ बड़ा हादसा। एयर शो में हिस्सा ले रहा वायुसेना का एक विमान हुआ क्रैश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी। न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है और इस कार्यक्रम में हम आपको एक विशेष प्रोग्राम की तरफ ले जाएंगे जिसका नाम है सांसों का दम करे बेदम। लेकिन वहां जाने से पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार अब एक्शन में आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हड़ताली डॉक्टरों से ड्यूटी पर लौटने की अपील की है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय अब हरकत में आ गया है। ड्यूटी पर लौटने को कहा गया है, अपील की गई है डॉक्टरों से। हम देख रहे हैं कि कोलकाता में जिस तरीके का केस सामने आया, इसके बाद पूरे देश भर में गुस्सा देखने के लिए मिल रहा था। देश के कई राज्यों से देखिए हड़ताल की जा रही थी डॉक्टरों की तरफ से और मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द न्याय दिया जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए, जिसके लिए कई राज्यों के कोने कोने में हड़ताल जो है वो जारी है। और इसी बीच देखिए अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में आती नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हड़ताली डॉक्टरों से ड्यूटी पर जाने की अपील की है, लौटने की अपील की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं अमरीश पांडे। अमरीश, पूरी खबर बताएं क्योंकि अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में आती नजर आ रही है। क्या एक्शन लेने वाली है? देखिए, जब से ये कलकत्ता में डॉक्टर के रेप और मर्डर का केस आया था उसके बाद से लगातार एजिटेशन जारी थी। कोलकाता से शुरू हुआ ये प्रदर्शन देश भर में बढ़ गया था और डॉक्टर्स ने 21 तारीख को पूरे देशव्यापी बंद का ऐलान किया था। और उसके बाद आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने डॉक्टर्स के एसोसिएशन को बुलाया था, एक बैठक की जिसमें कि फोर्डा थे, सरकारी डॉक्टरों का जो एसोसिएशन है वो था, इसके अलावा IMA के लोग थे। उन सभी ने अपने कंसर्न्स रखे और स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनको आश्वस्त किया है कि एक केंद्रीय कानून बनाया जाएगा और इसके लिए एक केंद्रीय कमेटी का भी गठन किया जाएगा। वो कमेटी ये बताएगी कि किन राज्यों में ज्यादा तकलीफें हैं, किस तरह के नए कानून में किस तरह के प्रावधान रखे जाने चाहिए। इसके साथ साथ राज्यों की तरफ से जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे और वो अपने राज्य में किस तरह की व्यवस्थाएं इस समय मौजूद है या क्या कुछ व्यवस्थाएं नई सरकार बना रही है, उस तरह के सारे इनपुट देंगे। और उसके बाद एक केंद्रीय गाइडलाइन ये कमेटी सुझाएगी जिसके अनुसार एक ऐसा एक्ट बनाया जाएगा जो डॉक्टरों की सुरक्षा को उनके कार्यस्थल पर, उनके घर रहने वाले स्थान पे या फिर किसी स्पेशल ड्यूटी के दौरान जहाँ पे डॉक्टर्स को लगाया गया है उस दौरान उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। तो डॉक्टर्स की एक बड़ी मांग थी क्योंकि लगातार हम देखते आ रहे थे कि कहीं भी परिजन जो है अस्पतालों में इस तरह के प्रदर्शन करते हैं, डॉक्टरों के साथ मारपीट होती है। केंद्रीय कानून होने से एक गाइडलाइन स्पष्ट हो जाएगी जिसके अनुसार फिर बाकी जगह पे एक्शन किया जा सकेगा। तो एक बड़ी जीत कह सकते हैं हम डॉक्टर्स के लिए और एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से।
जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अमरीश। मांग तो कई वर्षों से की जा रही थी। एक बड़ा हादसा हुआ कोलकाता में जिसके बाद ये मांग जो है वो जोर पकड़ने लगी, लेकिन अब देखिए सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है और एक नए कमेटी का गठन किया जाएगा जो सुरक्षा देगा डॉक्टरों को। शुक्रिया पूरी इस जानकारी के लिए। और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी खास पेशकश का। सांस लेने की परेशानी आजकल कॉमन हो गई है। आपने अक्सर गौर किया होगा कि अगर आप काफी देर तक चलने की कोशिश कर रहे हैं तो जल्दी थक जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ने में आपकी सांस रुक जाती है या फिर फूलने लग जाती है। साथ ही देखिए अगर दौड़ना है तो वो आप दौड़ भी नहीं पाते। हालांकि देखिए ये कई बार खाने पीने में होने वाली लापरवाही के वजह से भी होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम उसके भी वजह से होती है। लेकिन आइए इस कार्यक्रम में जानेंगे अपने खास मेहमानों से कि जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है तो उन्हें क्या करना चाहिए। ये इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई एक्सपर्ट जुड़ने जा रहे हैं। देखिए तो कौन कौन है हमारे एक्सपर्ट, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर विवेक नांगिया जी, न्यूट्रिनिस्ट हैं मनीषा चोपड़ा जी और योगा एक्सपर्ट हैं ईरा त्रिवेदी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो सबसे पहले डॉक्टर मैं आपके पास आना चाहूँगी नांगिया जी। मेरा सवाल पहला यही है कि देखिए सांस फूलना या फिर चलने दौड़ने में दिक्कत होना या सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होना, ये जो कॉमन सी जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों में नहीं तो आजकल छोटी उम्र के लोगों में भी देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके पीछे के कारण क्या क्या हो सकते हैं। जी देखिए, जब भी कोई हमारे पास आता है कि उनकी सांस में दिक्कत हो रही है, चलने में सांस फूल जाता है, हमें ये देखना जरूरी होता है कि किस वजह से हो रहा है। सांस फूलना कई कारण की वजह से हो सकता है। सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो सकता है, दूसरा लंग्स की वजह से हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है, कोई न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम हो उसकी वजह से भी सांस में दिक्कत आ सकती है। सो ये आइडेंटिफाई करें पहले तो कि किस वजह से सांस फूल रहा है, क्या कारण है। अब लंग्स की अगर हम बात करें तो लंग्स में भी कई बीमारियां हैं जिसकी वजह से सांस फूल सकता है। जैसे कि मैं बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम लूं तो ब्रोंकियल एस्मा है जो सबसे कॉमन देखा जाता है, फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है जिसको स्मोकर्स लंग डिजीज भी कहते हैं और आजकल जो एयर पोल्यूशन की वजह से काफी बढ़ गई है। फिर तीसरा है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जिसकी वजह से सांस फूल सकता है और कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सांस फूल सकता है। सो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि किस वजह से है ताकि उसके हिसाब से फिर आगे का ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट गाइड कर सके मरीज। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मनीषा चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनीषा जी आप स्पेसिफिकली खाना किस तरीके से खाएं, पीने में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कंज्यूम करें, इन सभी पर हमें जानकारी देंगी। तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि सांस फूलने की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए किस तरीके का खाना जो है हमें खाना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ऐसी दिक्कत ना आए उसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान ये देना चाहिए कि हमारा खाना जो है वो उसकी चिकनाहट कैसी है, हम किस तेल में बना रहे हैं, कितने तेल में बना रहे हैं, हमारा खाने बनाने का तरीका क्या है, कितना हैवी बाहर का जंक फूड कितना है, सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है या आपको एस्थमा की प्रॉब्लम है, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको एस्थमा या कोई भी एलर्जी है जिस चीज़ से, वो खाना आप उस वक़्त उस चीज़ को रोकें और ना खाएं। हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम हल्का खाना खाएं थ्रू आउट। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग पेट भर के, बहुत पेट भरने से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा पेट भर लें और उसके बाद हम लेट जाते हैं और उसके बाद हम कोशिश करते हैं या हमें ऐसा लगता है कि नहीं अब हम भाग लेंगे, हमने ज़्यादा खाना खा लिया है तो अब हम भाग लेते हैं, उससे कॉम्पनसेट हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू सी कि आप जो खाना खा रहे हैं वो कम हो। 80% आपका खाना जो है पेट में जाना चाहिए, 20% आपका पेट खाली रहना चाहिए। चिकनाहट कम होनी चाहिए। हल्का फुल्का कोशिश करें कि आप अदरक का पानी ऑन ऑफ पी लिया करिए, कच्ची हल्दी का सेवन कीजिए। जो ये हमारी जड़ी बूटियां हैं आप उनको कभी कभी इधर उधर करके आप उसका सेवन करें ताकि आपको कोई भी आपके गर्म पानी पिएं अगर कोई आपको चिकनाहट महसूस हो रही है जिससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ठंडा पानी, बर्फ़ वाला पानी, इनकी चीज़ों को हम कम इस्तेमाल करें। अदरक पानी हो गया या ग्रीन टी हो गई, इन चीज़ों की आप
ज़्यादा इस चीज़ को इस्तेमाल करें। और सबसे ज़्यादा मेन बात मैं बार बार ये कहूँगी, बाहर का खाना जितना कम हो सके आप उसको कम खाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि बाहर के खाने में क्या चीज़ यूज़ हो रही है, क्या चीज़ यूज़ नहीं हो रही है, किससे आपको एलर्जी हो सकती है, किससे आपको दिक्कत हो सकती है। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आगे भी कोई किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। जी बिल्कुल। तो बाहर का खाना अवॉइड करें और साथ ही कौन कौन से खाने पर हमें ध्यान देना है, कौन कौन सी चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, इसके बारे में आपने बताया। इरा त्रिवेदी जी, आपके पास आते हुए मैं जानना चाहूँगी, सांस से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसमें योगा किस तरीके से योगदान दे सकता है? योगा एक लंग्स की कमज़ोरी के लिए या लंग्स की बीमारी के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। ख़ासतौर योगा में हम लोग ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, जो हम दूसरे एक्सरसाइज फॉर्म्स में नहीं देते हैं। मीनिंग योग अपने सांस के बिना होता ही नहीं है। योग को हम उसको बुला ही नहीं सकते, उसको फिर हम जिम्नास्टिक्स बुलाते हैं, कैलिस्थेनिक्स बनाते हैं। तो योग में जो हर एक चीज़ में ध्यान होता है, और स्पेसिफिकली जो हमारे योग में प्राणायाम की प्रैक्टिसेस होती हैं, मेरा तो ये ओपिनियन है कि सब लोगों को करना चाहिए। आज जो हम वातावरण में रह रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, सब सिटीज़ में, सब अर्बन सिटीज़ में पोल्यूशन है, तो इसमें इन्वायरमेंट में एलर्जेंस भी बढ़ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बच्चों को छोटेपन में ही आस्थमा, बहुत सारा कोल्ड कॉफ, बहुत सारा फ्लू, तो रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स की बहुत इंसिडेंसेस बढ़ गई हैं। और जो डॉक्टर हमारे पैनल में हैं वो आई एम श्योर इसको असर्टन करेंगे कि इंसिडेंसेस साल पे साल बढ़ ही जा रही हैं। पर इसमें योगा ने हमको इतना अच्छा सोल्यूशन दिया है, और मेरा ये एक डिज़ायर है कि सब लोग अपनी डेली लाइफ में अगर सिर्फ प्राणायाम की डेली हम लोग अभ्यास करेंगे, बस 10 या 15 मिनट, तो रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शंस हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, हम इनको जड़ से ही निकाल सकते हैं। और फिटनेस के लिए भी, जो एक लंग्स की फिटनेस होती है, उसके लिए हमको प्रॉपर ब्रीदिंग की ज़रूरत है, और योग हमको सिखाती है। तो अगर आप एक पूरा योग अभ्यास नहीं करना चाहें और सिर्फ बस 10 मिनट रोज आप सुबह अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या प्राणायाम जिसको हम बोलते हैं कर लें, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, एवरीडे प्राणायाम करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जनरली योगा स्टार्ट करते हैं उस वक्त सबसे पहले ब्रीथिंग से रिलेटेड ही जो एक्सरसाइज होती हैं, अगर मैं सही हूँ इरा त्रिवेदी जी, हम वही करते हैं और इस पर ज़्यादा ध्यान दे तो बेहतर होगा, ताकि कम उम्र हो या ज़्यादा उम्र हो, इसे हम अवॉइड कर सकते हैं। हमारे शरीर में इस तरीके की तकलीफ जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी। डॉक्टर विवेक जी, आपके पास आते हुए मैं जानना चाहूँगी कि सांस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये किस तरीके के बीमारियों को एक तरीके से आमंत्रण दे सकता है और इससे कैसे बचें ये भी समझाएं। देखिए, सांस की बीमारी जब होती है किसी को, जिसको हम कॉमनली मानते हैं कि ब्रोंकियल एस्मा है या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करती है तो पहले शुरू में सिर्फ लंग्स पे इम्पैक्ट होता है, फिर हार्ट पे, फिर धीरे धीरे मांसपेशियां भी कमजोर होने लगती हैं, आदमी की चलने की क्षमता कम हो जाती है, वो यूजुअली धीरे धीरे ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी आ जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है शरीर में, तो फिर मशीनें जैसे कि बाईपैप और मशीन जो होती है उनका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है। सो ये सारी एक प्रोग्रेसिव बीमारियां होती हैं जिनको अगर हम शुरू में ही प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। एस्मा एंड सीओपीडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है वो इनहेलर्स के फॉर्म में होता है, जिससे हम लोग शुरू में अगर शाय अवे करते हैं, अगर हम उनको अवॉइड करते हैं यूज करना, ये सोच के कि एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि हम अभी से इनहेलर्स यूज कर रहे हैं, तो ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार से दवाई आप टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं या सिरप के फॉर्म में लेते हैं या इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, ऐसे ही इनहेलर भी एक प्रकार का डिवाइस है जो आपके सिर्फ दवाई की डिलीवरी कर रहा है, और दवाई की डिलीवरी भी वो एक इतने अच्छे तरीके से कर रहा है, इतने अच्छे स्वरूप से कर रहा है कि जो सीधा जहां पे उस दवाई की जरूरत है वो दवाई वहीं पे ही पहुंच रही है। अगर वो इनहेलर के फॉर्म में है, जब आप लेते हैं तो दवाई जो है सीधा लंग्स के अंदर जाती है और लंग्स पे ही उसको एक्ट करना है। एज अ रिजल्ट उसके साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। सो बहुत जरूरी हमारे लिए ये है कि हम ये समझें कि जितनी सांस की बीमारियां हैं ये सब क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे कि ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, जिसके लिए आपको रेगुलर ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है। ऐसी सांस की बीमारी के लिए भी रेगुलर ट्रीटमेंट ही लेना बहुत जरूरी होता है। ओके। चाहे वो एपिसोडिक हो, सीजनल हो या फिर एलर्जी की वजह से हो, इन सबको ट्रीटमेंट अगर अर्ली स्टेज में ही करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
प्रोग्रेशन से बचेंगे, लंग्स की कंडीशन इतनी खराब नहीं होगी कि बाद में आपको ऑक्सीजन या बाईपाप की जरूरत पड़े। बिल्कुल, लेकिन विवेक जी मेरा एक और सवाल इसी से जुड़ा, जैसे कि आपने कहा कि ये बहुत ज़्यादा हार्म ना कर दे बॉडी को, उससे पहले ही आप शुरुआती टाइम में ही अगर इसका ट्रीटमेंट ले ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं शुरुआत में अगर सांस की कोई बीमारी हो गई है, ये समझने के लिए किस तरीके के सिम्टम्स नज़र आते हैं, अगर आप बताएं। सो यूजुअली जो सांस की बीमारी के सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि जब आप थोड़ा सा भी चलते हैं तो आपको सांस फूलना शुरू हो जाता है। पहले जो है आप थोड़ा ज्यादा चल पाते थे, अब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस आपका कम होता जाता है, या फिर डिस्टेंस कम नहीं होता है तो आपका जो है स्पीड उतना डिस्टेंस कवर करने की वो कम हो जाती है। जैसे कि मानिए आप पहले जो है 5 मिनट में या 7 मिनट में 1 किलोमीटर चलते थे, अब आप उसी 1 किलोमीटर को कवर करने के लिए 10 मिनट का इस्तेमाल करते हैं, या आपका डिस्टेंस कम होता जाता है, या आपकी सांस फूलने लगती है जब आप सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं, उस समय में होता है। फिर धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस करती है तो उसके बाद आपका सांस यूजुअल डे टू डे एक्टिविटी में भी, यहाँ से अपने बेड से उठ के बाथरूम तक जाने में भी आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। सो ये एक प्रोग्रेशन है। यूजुअली ऑल्सो हमने देखा गया है कि जो आजमा के मरीज हैं वो खांसी जुकाम से शुरू होते हैं, एलर्जिक सिम्टम से शुरू होते हैं, और फिर ये सांस की बीमारी बढ़ती चली जाती है। उसमें अगर आप एलर्जी को कंट्रोल करें, एलर्जिक सिम्टम्स को कंट्रोल करें, तो फिर एस्मा भी अंडर कंट्रोल रहता है। लेकिन तो विवेक, इसलिए बहुत जरूरी है कि ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या है उसको भी आइडेंटिफाई करना, कि किस वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो ठीक रहेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन विवेक जी, एक और बात जो हम जनरली नोटिस कर पा रहे हैं, इवन आपने तो बहुत करीब से इस चीज़ को देखा होगा, कोरोना के बाद वैसे भी लोगों को सांस लेने की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। इवन चलने दौड़ने और बहुत जल्दी थकान हो जाती है। जो व्यक्ति पहले 1 से 1.5-2 घंटा काम करने के बावजूद नहीं थकता था, आज वो आधे घंटे में थक जाता है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सो काफ़ी लोगों को कोरोना के बाद एक काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिज़ीज़ डेवलप हो गई है। एक एस्मा का या सीओपीडी का वेरिएंट है, जिसको हम मान रहे हैं। काफ़ी लोग, जिसकी वज़ह से लोगों का साँस में दिक्कत आ रही है। काफ़ी लोगों को एक और प्रकार की डिज़ीज़ है जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिज़ीज़ कहते हैं। आईएलडी डेवलप हो गई है पोस्ट कोविड। फिर काफ़ियों को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है पोस्ट कोविड, जिसकी वज़ह से भी साँस फूल सकता है। सो ये 3, और एक और बीमारी है जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। कोविड टाइम में हमने काफ़ी मरीजों को देखा जिनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है जिसमें एक क्लॉट ब्लड सप्लाई में जाकर, लंग्स की ब्लड सप्लाई में जाकर उसको टोटली ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पेशेंट को और सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये सबसे कॉमन कारण है जो पोस्ट कोविड पीरियड में हमें देखने को मिल रहे हैं, जिनकी वजह से लोगों का सांस फूलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल जो है वो मनीषा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जनरली अगर आप कोई एक डाइट स्पेसिफिक सजेस्ट कर सकें कि कैसा लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है, हम अगर आप रूरल एरिया से आते हैं तो फिर भी आपको बहुत वक्त मिल जाता है एक अच्छा डाइट कंज्यूम करने के लिए, बट व्हेन यू आर लिविंग इन सिटी एंड इफ यू आर गोइंग फॉर जॉब, सो ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप अपना पूरा डाइट जो है वो मैनेज करें, डाइट जो है वो परफेक्ट बनाए। तो उसके लिए अगर आप कुछ सजेशन दे सकें। देखिए, सबसे पहला आपसे बात करने से पहले मैं सिर्फ एक चीज़ ये बोलूँगी कि हम आजकल एक चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि एवरीवन हियर ज़्यादातर कॉफ़ी, हर थोड़ी देर के बाद कॉफ़ी पीने की आदत, हर थोड़ी देर बाद चाय पीने की आदत, ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो पहले तो टू बिगिन विद सबको ज़्यादा पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। मेरा पानी पीने से मतलब ये है सादा पानी। मेरा पानी पीने से ये मतलब नहीं है कि आप उसमें नींबू डाल दें, नमक डाल दें, खीरे डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, नहीं। प्लेन पानी पीने की आदत हमारी छूटती सी जा रही है। ये आप इसको आप ट्रेंड कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, नॉर्मल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर बिल्कुल ख़त्म सा होता जा रहा है। ट्रेंडिंग स्टार्ट हो चुकी है कि खीरा डाल के ले रहे हैं, दे आर ऑल गुड, बट नॉर्मल वाटर शुड बी इंक्लूडेड इन एवरीबडीज लाइफ। ये हर जगह मिलता है, ईजिली असेसिबल होता है, rather than coffees and rather than having teas। जहाँ तक रही हमारी बात, हमें जितना हो सके कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इन्फ्लेमेटरी फूड जैसे कि ब्रेड हो गया, या जैसे कि आप फ्राइड फ्रूट हो गए, या बहुत ज़्यादा फ्रूट्स हो गए, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ने के चांसेस हों, वो हमें कम करनी पड़ेगी। एंड बिलीव मी, आप
आफ्टर कोविड ये सब चीज़ों की नॉलेज एक एक जने को हो चुकी है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा नहीं है. सो इफ़ यू प्लान अ डे बिफोर, अगर आप रात में सोने से पहले 10 मिनट अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज़ ये बना लें कि मैंने सुबह उठ के पोहा बनाना है, एक साथ ही मैंने रोटी लेके जानी है, चाहे वो आप ज्वार की लीजिए, चाहे आप रागी की लीजिए, कुछ भी लीजिए, या मैंने घर का खाना पैक करके लेके जाना है. ये कुछ चीज़ों का अगर हम एक रात पहले थोड़ा सा तैयारी कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतना बिजी नहीं है. अगर आप 5-10 मिनट पहले भी उठ के चीज़ों को प्रिपेयर कर लें, अपने हेल्प से करवा लें या खुद भी करें. घर के खाने की आप जितनी कोशिश हो सके, घर का खाना आपको कभी नुकसान नहीं करेगा. rather than buying somewhere, whether it is healthy, whether it is not healthy, सब्जियां कब से कटी हैं, कब से नहीं कटी हैं, कीप ऑन सेइंग बाहर का खाने से बेटर है आप घर का सुथरा रोटी सब्जी भी खा लेंगे, उससे ना तो आपका वजन बढ़ेगा, ना इन्फ्लेमेशन होगी, आपको हर चीज़ से बेनिफिट ही होगा. कोशिश कीजिए जब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कॉफ़ी पीनी है या मुझे वो पीना है, पहले आप पानी पीजिए, उसके बाद आप कॉफ़ी लीजिए. आप खट्टाई से जितना दूर हो सके आप उतने अपने आप को दूर रखें. बहुत ज़्यादा नमक से दूर रखें अपने आप को. बहुत सारी चीज़ों से हमें ये क्लियर है आफ्टर कोविड घर में 2 साल बैठ के कि हमारे को इस चीज़ से एलर्जी होती है. ज़्यादा क्लियर हो चुका है आफ्टर कोविड की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें किस तरीके का खाना खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए, कौन सी चीज़ों से दूर रहना चाहिए. और इसमें हम देखें तो लोगों का जो ध्यान है वो एक्सरसाइज, जिम, इस तरह भी बहुत बड़ा है. तो इरा जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको संभव हो तो आप कुछ योगा करके दिखाएं जो सांस से रिलेटेड बीमारियों को रोक सके. सबसे पहले मैं बहुत एक सिंपल दिखाऊंगी एक सही तरीके की सांस हम कैसे लेते हैं. जब मैं इतने लोगों को बोलती हूँ कि आप सांस कैसे लेते हैं, वो बोलते हैं कि हम अपने पेट को अंदर करते हैं, पर करेक्ट सांस है जब हम अपने पेट को बाहर निकालते हैं. तो आप जब नाक से सांस अंदर लेंगे तो अपना पेट को फुलाएं और फिर आप जब सांस बाहर निकाल रहे हो तो आपका पेट अंदर जाएगा. लोग इसको ऑपोजिट करते हैं, जब बोलते हैं सांस लीजिए वो अपने पेट को बिल्कुल अंदर करते हैं और फिर जब सांस बाहर निकालते हैं तो सांस को, पेट को बाहर फुलाते हैं. आप कोई भी हमारे व्यूअर्स इसको अगर देखेंगे तो देखेंगे कि जब हम सांस को बाहर, अपने पेट को बाहर फुलाते हैं, सांस जब अंदर लेते हैं तो हमारी बहुत लंबी गहरी सांस होती है. और जब हम सांस को अंदर लेते हैं और पेट को अंदर करते हैं तो बहुत एक शैलो ब्रीदिंग हो जाती है. तो बहुत ज़रूरी है कि अब ये सिंपली एक लंबी धीरे सांस हम लेना शुरू करें. नंबर 1. नंबर 2 है कपालभाति. एक बहुत ही सुंदर क्रिया है. ये इतना सिंपल है, अगर आप इसको करेंगे इफेक्टिवली तो मीनिंग आपकी लंग की स्ट्रेंथ ऐसी बढ़ जाएगी और जितना भी पेट के ऊपर मोटापा आता है वो भी इसमें नष्ट हो जाएगा. तो कैसे करते हैं इसको? एक उंगली को आप अपने नाक के नीचे लीजिए और आप इसको ज़ोर से फूकिए इस उंगली पे. बस आपको सांस बाहर निकालनी है, जैसे हमको जोर से फूकना है कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है और इसको हटाना है. और हम देखेंगे कि हमारी सांस जो है ऑटोमेटिकली अंदर आती है. से एक साइकिल का पंप होता है, हम जब हवा बाहर निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अंदर सांस आ जाती है. तो इसी तरीके से कपालभाति हम करते हैं. और जरा देखिए कि सिर्फ मेरा पेट हिल रहा है, ना तो मेरी छाती हिल रही है, ना तो मेरी नाक हिल रही है, बस मेरा पेट हिल रहा है. तो आप इसको अच्छे से फिर से देखिए, ऑब्जर्व करिए, मेरे आप स्टमक एरिया में ऑब्जर्व करिए. और फिर और बाकी की जो एक्सरसाइज है, फुलाइए. अगर आप मुझे सुन पा रही हैं इरा जी, तो जो बाकी की एक्सरसाइज है आप थोड़ा सा जल्दी बताएं, बिकॉज समय की सीमा है हमारे पास और हमें क्लोजिंग करनी है. सो आप थोड़ा सा फास्ट बताएं मैम. तो सबसे तो कपालभाति अभी हमने, देखिए इस छोटे से समय में हमने देखा डायफ्रामेटिक प्रॉपर हम लोग ब्रेथ कैसे लेते हैं, फिर हमने देखा कपालभाति. और अब कपालभाति में ही आप एक अंदर कुंभक लीजिए, पेट को फुलाइए और एक ब्रेथ अटेंशन करिए. एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा तरीका आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि ब्रेथ होल्ड, कि आप अपनी सांस को लंबा होल्ड करिए.
ये टेक्निक जो डाइवर्स हैं इसको यूज़ करते हैं, रनर्स हैं इसको यूज़ करते हैं, और आप भी इसको कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे अपने सोफा पे। बस ये एक चीज़ है, आपकी रीढ़ की हड्डी आपको सीधी रखनी है, आपको सीधा बैठना है जी। अगर आप ऐसे बैठेंगे तो आप सांस अच्छी तरीके से नहीं ले पाएंगे। तो ये 3 मैंने सिंपल आपको बताया है, सही तरीके से ब्रीदिंग करना, कपालभाति क्रिया और कुंभक ब्रेथ रिटेंशन। बिल्कुल। आप अगर ये 3 स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। फिर आखिरी में मैं सिंपल आपको एक चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज आप धीरे धीरे करेंगे, ये भी आपकी छाती को खोलेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा बनाएगा, और आपकी रीढ़ की हड्डी जैसे सीधी होगी तो वैसे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि आप अच्छे से आराम से एक अच्छे पोस्चर में आप बैठ पाएंगे। तो धीरे धीरे सिंपल चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइजेस आप इसको करें, जेंटल ट्विस्टिंग करें, तो ये आपको बहुत ही आपके लंग्स को काफ़ी एक पोस्चरल तरीके से इनको ठीक करेगा। बिल्कुल बिल्कुल इरा जी, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी ने हमें दी, और स्पेसिफिकली जैसे इरा जी ने एंड में हमें बताया कि सांस तो हर कोई लेता है, लेकिन सांस लेने का सही तरीका कौन सा है ये भी जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर विवेक जी, साथ ही डॉक्टर मनीषा जी और इरा त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।